सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों, यह कथन है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। क्वेश्चन नंबर 2 है, महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान अर्थात शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन है शेक्सपियर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्य पूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास, यानी कि बालक अपने आप को अभिव्यक्त कर ले जाए, किसी भी विषय के ऊपर उसको कुछ भी अपना कोई राय देना है तो वो राय दे पाए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, आपको पता है शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो औपचारिक शिक्षा होती है ये स्कूली शिक्षा को कहते हैं। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपनी मित्र मंडली से, अपने खेल के मैदान में कहीं भी प्राप्त करते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो यह अव्यवस्थित होती है, कभी भी कहीं भी मिल सकती है, इसका कोई समय, स्थान या स्थिति कुछ निश्चित नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक है? दोस्तों, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम या पत्राचार शिक्षा, ये सब इसी के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होता है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो यह शिक्षा गुरु, घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे हम गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो एक वेद के ज्ञाता को हम स्नातक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? वसु कहते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो इसको हम कहते थे रुद्र। क्या कहते थे? रुद्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन काल में 4 वेदों के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो उन्हें हम कहते थे आदित्य। क्या कहते थे? आदित्य। आप बहुत सारे बच्चों का नाम आदित्य देखते होंगे, तो इसका अर्थ क्या होता है? 4 वेदों के ज्ञाता अर्थात आदित्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक काल में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था बच्चा, तब कौन सा संस्कार किया जाता था? तो दोस्तों, चूड़ा कर्म संस्कार इसको हम कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था?
तो उपनयन संस्कार बच्चों का कराया जाता था। प्रवेश के लिए भेजते समय, जब गुरुकुल में बच्चों को प्रवेश के लिए भेजते थे तो भेजते समय कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। और वैदिक काल में 5 वर्ष की अवस्था पूरी करने के बाद बच्चा जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तो उसका क्या होता था? चूड़ाकर्म संस्कार। 5 वर्ष की अवस्था के बाद चूड़ाकर्म संस्कार होता था, याद रखिएगा। और जब गुरुकुल में प्रवेश के लिए बच्चों को लेकर के जाते थे तो उस समय उपनयन संस्कार होता था। या बच्चों को भेजते समय, गुरु के समय, घर से तो भेज रहे हैं लेकिन वो समीप किसके जा रहा है? समीप जा रहा है गुरु के। ठीक है, इसीलिए इसको उपनयन संस्कार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है उप मतलब पास, नयन मतलब नैनों के, तो गुरु के पास लेकर के जाना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो समापवर्तन संस्कार होता था वैदिक काल में, जब शिक्षा की समाप्ति होती थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो मौखिक थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 30 पे दोस्तों आते हैं, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो दोस्तों उपनयन संस्कार कराया जाता था जब बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो उप मतलब समीप और नयन मतलब नयनों के, तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ हुआ गुरु के पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तब होता था समापवर्तन संस्कार, यानी कि अब शिक्षा की समाप्ति इसी संस्कार के द्वारा होती थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का ही एक परिवर्तित रूप था, अर्थात यह ब्राह्मण प्राचीन शिक्षा पर ही आधारित था, यानी कि इसको वैदिक कालीन शिक्षा भी कह सकते हैं कि उसी के ऊपर ये आधारित था, बौद्ध शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो मौखिक थी, यानी कि मुख से बोल करके ही शिक्षा दी जाती थी। जिस तरीके से आज के समय में कॉपी किताब मोबाइल लैपटॉप हर चीज है, लेकिन उस समय मुख से बोल करके ही शिक्षा दी जाती थी। कोई कॉपी किताब या इस तरीके की चीजें उस समय पर इतनी अवेलेबल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? तो दोस्तों मकतब में प्रवेश के लिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का बच्चा होना चाहिए था। तो 4 या 5 वर्ष यहाँ पर दिया है, लेकिन 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा होता था तब उसको मकतब में प्रवेश कराया जाता था, या तब उसकी शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती थी मुस्लिम कालीन शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? तो प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो यह कहा है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं दोस्तों, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा है एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं? जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जॉन ड्यूबी का है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। तो दोस्तों यह कथन है फ्रॉवेल का। क्वेश्चन नंबर 40 आपने देख लिया, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो
जॉन ड्यूबी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो ये एडम्स ने कहा है। द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स ने माना है और त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन ड्यूबी ने माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना? अभी आपने देखा जॉन ड्यूबी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? यह रॉस का कथन है। यह किसका कथन है? रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रगतिशील करता है। यह कथन किसने कहा है? शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह किसने कहा दोस्तों? तो यह कहा है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, यह कथन किसने कहा है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। तो दोस्तों यह कथन है रेमंड का। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह किसने कहा? तो दोस्तों यह कथन है पेस्टोलॉजी का। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार से शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है हरलॉग का। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन जॉन ड्यूबी का है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं? तो मानव जीवन के प्रथम शारीरिक और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 52 है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, किसने लिखा है संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। दोस्तों यह कथन एडिसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो मुख्य रूप से बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो दोस्तों यह जॉन ड्यूबी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जॉन ड्यूबी ने कौन सी पुस्तक लिखी? दोस्तों जॉन ड्यूबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कथन किस दार्शनिक ने कहा? तो यह कथन हर्बर्ट ने कहा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही क्या है? हमारा घर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रोफेसर बागले ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किस दार्शनिक ने कहा? तो यह अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालकों का चारित्रिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का उसका मन होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है, वह उसी प्रकार का काम करता है वह व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो वहां की शिक्षा व्यवस्था पर, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति क्या बन सकता है? आत्मनिर्भर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 66 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जाता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि बच्चों को इसको पढ़ाई के साथ साथ, पाठ्य सहगामी का मतलब क्या होता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेल कूद में भी भाग लें, बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग लें, बच्चे भाषण प्रतियोगिता में भाग लें, बच्चे लेखनी प्रतियोगिता या निबंध लेखन, कविता लेखन में भाग लें। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर नेतृत्व का गुण आता है,
तो इसीलिए इन सभी चीजों का पाठ्यक्रम में होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ ये सब चीजें भी होनी जरूरी है स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्ति का उन्नयन करना है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 68 है। एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? तो दोस्तों सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन ड्यूवी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 70 है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रस्क का है। क्वेश्चन नंबर 71 है। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका? तो दोस्तों यह कथन नन का है। क्वेश्चन नंबर 72 है। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका? दोस्तों यह कथन J.M. बाल्डीवन। क्वेश्चन नंबर 73 है। जॉन ड्यूबी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियां बताई हैं? तो दोस्तों 3 कसौटियां बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह रिवलिन का कथन है। किसका कथन है? रिवलिन का। तो उद्देश्य विहीन जहां पर आपको ये शब्द मिलेगा, उद्देश्य तो सबको समझ में आता है, अगर उद्देश्य विहीन मिलेगा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में रिवलिन ही आने चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी परिभाषा में जितना भी आपने पढ़ा उसमें कहीं भी उद्देश्य विहीन नहीं आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेगले का है। क्वेश्चन नंबर 76 है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। क्वेश्चन नंबर 77 है। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है महात्मा गांधी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक कौन है? तो टीपी नन। क्वेश्चन नंबर 79 है। किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? तो यह कहा है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 80 है। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह है बीडी भाटिया का कथन। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 82 है। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। दोस्तों यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 83 है। ज्ञान प्रगति है। यह किसका कथन? दोस्तों यह कथन सोफिस्टो का है। सोफिस्टो का। क्वेश्चन नंबर 84 है। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? तो कामेनियस ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन एडम्स का है। क्वेश्चन नंबर 86 है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। यह कथन किसका? दोस्तों यह कथन शेक्सपियर का है। क्वेश्चन नंबर 87 है। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों व्हाइट हेड का है। क्वेश्चन नंबर 88 है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों एडम्स का है। क्वेश्चन नंबर 89 है। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। दोस्तों मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग हंटर कमीशन यानी कि हंटर आयोग बना था 1882 में। क्वेश्चन नंबर 91 है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? दोस्तों इन्होंने अपना विधेयक 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1911 को। क्वेश्चन नंबर 92 है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई? दोस्तों तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 में रखी गई और इसी में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 93 है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र विकास। क्वेश्चन नंबर 94 है। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों यह योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 है। पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? दोस्तों यशपाल समिति ने 1992, यहाँ पर 92 होगा, 1992 में यह समिति बनाई गई थी 1992 में, और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है,
तो 1992 में ये कमेटी बनाई गई थी, तो यहाँ पर 1992 होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन कौन से हैं? तो बेकन, कॉमेनियस, स्पेंसर, रूसो, ये सब क्या है? प्रकृतिवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो दोस्तों यह मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। तो प्रकृतिवाद मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 98 आते हैं। प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है? दोस्तों प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन ड्यूबी हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? तो दोस्तों प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि है, जिसे किलपैट्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 है। विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? तो मानव कल्याण तथा सर्वधर्म सद्भाव। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों 300 से ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके मैं 3 पार्ट में खत्म करूंगी। तो पहला पार्ट यहाँ पर आपने खत्म कर लिया, 2 पार्ट और इसके आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर के सारे विषयों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, सबके सबको आप जा करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बता सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कम से कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर लाना, तो आप सारे वीडियोस को केवल अच्छे से सुन डालिए ईयरफोन लगा के, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद।